हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम शोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। जीआईजीएल की हमारी एक क्लास है और जीआईजीएल की इस क्लास के अंदर आज हम एक स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसका नाम है, हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये चैप्टर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन के बारे में। हम बात करेंगे जूरिप्रूडेंस के बारे में। जूरिप्रूडेंस, तो जूरिप्रूडेंस का हमारा ये चैप्टर है। जूरिप्रूडेंस का चैप्टर हमारा जो ये है, इसमें हम बात करेंगे बेसिक ऑफ लॉ। लॉ होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ लॉ। क्या होता है लॉ? लॉ क्या होता है? कानून क्या होता है? तो लॉ की जो है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। लॉ की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जूरिप्रूडेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं लॉ होता क्या है। लॉ का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक या कंकरेंट लॉ। द टर्म लॉ रेफर टू स्पेसिफिक एंड कंकरेंट लॉ। स्पेसिफिक लॉ कोई स्पेसिफिक लॉ हो गया या कोई कंक्रीट लॉ हो गया। These law are laid down by specific legal system. इंडियन लॉ फॉलो इंडियन लीगल सिस्टम। इंडियन लॉ जो हमारे हैं वो इंडियन लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं। It is precisely a body of rules regulation formed by the government body। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ किसको फॉलो करते हैं? वो इंडियन लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इंडियन लॉ क्या होते हैं? इंडियन लॉ बने होते हैं रूल्स से, रेगुलेशन से, और इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। इनको कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बॉडी बनाती है। द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ इज टू रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब पर्पस क्या होता है कि लॉ को बनाने का, लॉ को बनाने का पर्पस होता है, लॉ को बनाने का पर्पस होता है क्या करना? रेगुलेट करना। रेगुलेट करना किसको? ह्यूमन एक्टिविटी को। ह्यूमन एक्टिविटी को रेगुलेट करना। लॉ की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। लॉ जो होते हैं स्पेसिफिक या कंक्रीट लॉ होते हैं। इंडियन लॉ जो होते हैं वो इंडियन लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो ये लॉ है वो रूल्स और रेगुलेशंस से बने होते हैं, जिनको कौन बनाती है? गवर्नमेंट बॉडी बनाती है। द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ इज टू रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटी एंड टू डिफाइन व्हाट इज परमिसिबल एंड व्हाट इज नॉट परमिसिबल। मतलब लॉ हमें बताता है, लॉ हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लॉ हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज परमिसिबल, व्हाट इज नॉट परमिसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लॉ की डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के संविधान में लॉ की डेफिनेशन जो दे रखी है वो आर्टिकल 13 क्लोज 3 के अंदर दे रखी है।
Definition of law as per as per Constitution of India. Definition of law as per Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 13 क्लोज 3 बताता है कि लॉ इंक्लूड, लॉ में क्या आता है, लॉ के अंदर क्या क्या आता है, लॉ के अंदर आता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बायलॉज, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये कहना चाह रहा है भारत की सीमा के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर कोई भी अगर ऑर्डिनेंस है, कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कोई भी बायलॉज है, कोई भी कस्टम है, तो वो क्या है, वो लॉ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है एक तरह से वो कानून होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में बनाया जाता है, और इसको कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनेंस कौन बनाता है, या तो भारत का जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो, या फिर किसी स्टेट के राज्यपाल मतलब गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं। बायलॉज होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, बायलॉज क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर मैं बात करूं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, एनी बायलॉज, एनी ऑर्डर, रूल रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम। तो ये जो भी इंडियन की टेरिटरी में है तो ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर लॉ। तो ये किस में आते हैं, लॉ की डेफिनेशन में आके यहाँ पर चलते हैं। अब आता है लॉ इन फोर्स क्या होता है। लॉ इन फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी लॉ जिसको पास किया गया है या जिसको बनाया गया है, कोई भी लॉ जिसको पास किया गया है या जिसको बनाया गया है, कोई भी लॉ जिसको पास किया गया है या जिसको बनाया गया है, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी लॉ जिसको पास किया गया है या कोई भी लॉ जिसको बनाया गया है, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के लागू होने से पहले किसी भी लॉ को इंडिया में बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो क्या है, लॉ इन फोर्स है, एंड नॉट previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा लॉ था जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले लेजिस्लेचर ने या किसी अथॉरिटी ने बनाया है और जिसको पहले रिपील नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, समझ आ गई, तो वो क्या है, लॉ इन फोर्स होके यहाँ पर चलेगा, चाहे वो ऑपरेशन में थे चाहे नहीं थे, तो वो क्या होंगे, वो लॉ इन फोर्स में होके यहाँ पर चलेंगे। तो पहला हमारे पास आता है लॉ क्या होता है, लॉ के अंदर आता है कि भाई कोई भी लॉ
कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डिनेंस जो कि क्या है, जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल है, तो वो क्या होता है, लॉ होता है। और लॉ इन फोर्स क्या होता है, लॉ इन फोर्स होता है कोई भी लॉ जिसको पास किया गया है किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसको पास किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि रिपील नहीं हुए, वो लोग जो कि अभी भी खत्म नहीं हुए, तो वो क्या है, लॉ इन फोर्स है। समझ आ गई। जूरिस फिलोसफर, अब अलग अलग फिलोसफर ने, जूरिस ने, इसका मतलब क्या होता है, जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने लॉ की डेफिनेशन जो है अलग अलग दी है। जो भी जूरिस्ट होते हैं, जो भी फिलोसफर होते हैं, लॉ को जानने वाले, लॉ के ज्ञाता, लॉ के एक्सपर्ट, उन्होंने क्या किया है, जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने लॉ की अलग अलग डेफिनेशन दी है। अब लॉ की अलग अलग डेफिनेशन क्या है, पहली डेफिनेशन दी है यूलपाइन के द्वारा। यूलपाइन क्या कहते हैं, यूलपाइन का कहना है कि लॉ जो है वो या तो आर्ट है या फिर वो, लॉ जो है या तो आर्ट है या फिर वो साइंस है, जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या बराबर है लोगों के लिए, मतलब क्या है कि क्या इक्विटेबल है और क्या सही है। यूरोपाइन बताता है कि लॉ एक आर्ट है, एक साइंस है, या तो आर्ट है या साइंस है। किस चीज की, व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, कि भाई क्या सबके लिए सही है और क्या सबके लिए बराबर है, उसको जानने की कला या उसको जानने की जो साइंस है वो क्या है, लॉ है, यूरोपाइन कहते हैं। समझ आ गई। दूसरी डेफिनेशन दी सिसरो ने। सिसरो कहता है कि जो लॉ है वो हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन द नेचर। ये क्या कहते हैं कि भाई, सिसरो ने डेफिनेशन दी है, लॉ जो है, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन है, हाईएस्ट रीजन होता है जो किसी पर्सन के नेचर के अंदर इम्प्लांटेड होता है। मतलब किसी पर्सन के नेचर को इम्प्लांट करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, लॉ होता है। समझ आ गई। और जस्टेनियन डाइजेस्ट ने बताया है कि लॉ जो है क्या है, स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। तो फिलोसफर ने अलग अलग क्या की है, अलग अलग फिलोसफर ने हमें डेफिनेशन दी है। क्या कहते हैं फिलोसफर, अलग अलग फिलोसफर ने डेफिनेशन दी है, जिसमें यूरोपाइन ने कहा है कि जो लॉ है वो या तो आर्ट है या साइंस है, जो हमें बताती है व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज गुड। सिसरो ने बताया है कि जो लॉ है वो हाईएस्ट रीजन है इम्प्लांटेड इन द नेचर। जो नेचर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी के नेचर को इम्प्लांट करने के लिए सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो लॉ होता है। और जस्टिनियन डाइजेस्ट ने बताया है कि जो लॉ होता है वो स्टैंडर्ड है, जो हमें बताता है कि व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज जस्ट क्या सही है, व्हाट इज अनजस्ट, कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। वो हमें क्या बताता है, एज पर दी जस्टिनियन डाइजेस्ट, लॉ की डेफिनेशन जो है द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट और व्हाट इज अनजस्ट। समझ आ गई। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के हिसाब से लॉ का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। द मीनिंग ऑफ लॉ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ आ गई। बट जो पर्पस होता है लॉ का, जो ऑब्जेक्ट होता है लॉ बनाने का, वो क्या होता है, रेगुलेट करना, रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट, regulate the human conduct and and maintain peaceful and orderly relation।
and maintain peaceful and orderly relation between the people. समझ आ गई? तो जस्टिनियन का डाइजेस्ट कहता है कि जो लो होता है वो हमें बताता है जस्ट और अनजस्ट के बीच में। लो का मीनिंग पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। लो हमें लो का जो पर्पस होता है वो रेगुलेट करना होता है ह्यूमन कंडक्ट को, मेंटेन करना होता है पीसफुल और ऑर्डिनरी रिलेशन बिटवीन द पीपल। समझ आ गई? तो ये हमने लॉ के बारे में पढ़ा कि भाई लॉ की जो डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है आर्टिकल 13 के अंदर, अलग अलग फिलोसफर ने लॉ की अलग अलग डेफिनेशन दी है। लॉ की डेफिनेशन लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है, बट उसका मेन मकसद जो होता है ह्यूमन एक्टिविटी को क्या करना, रेगुलेट करना। तो ये लॉ की हमारी क्या है, डेफिनेशन है यहाँ पे। अब हमारे सामने आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। लॉ क्यों जरूरी है, लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, विशेषताएं क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, ये बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। द लॉ एंड द सिस्टम थ्रू विच इट ऑपरेट has developed over many centuries into the present combination of statute, judicial decision, custom, convention। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो करंटली अभी जो जो ये लॉ है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लॉ है एंड द सिस्टम थ्रू विच इट ऑपरेट, इसको डेवलप किया गया है ओवर मैनी सेंचुरी इनटू प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैट्यूट। मतलब काफी सारे साल, मतलब जो सेंचुरीज हैं, काफी सारे शताब्दी हैं, साल हैं, उनको डेवलप करके, उनको कंबाइन करके एक जो प्रेजेंट आज के कानून बने हुए हैं, जो जुडिशियल डिसीजन बने हुए हैं, जो कस्टम है, कन्वेंशन है, जिनको डेवलप किया गया है ओवर द सेंचुरी, उनको कंबाइन करके क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया है। तो बेसिकली लॉ क्या है, लॉ इज द मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, लॉ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, स्टैट्यूट है, जुडिशियल डिसीजन, इसके अंदर केस लॉ आते हैं, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम आते हैं, कन्वेंशंस आती है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो लॉ है, सिग्निफिकेंट ऑफ लॉ की बात करें, द लॉ एंड द सिस्टम थ्रू विच इट ऑपरेट। जो लॉ है, जो सिस्टम है जिसके द्वारा ये ऑपरेट होता है, इसको डेवलप किया गया है ओवर मैनी सेंचुरी इनटू प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैट्यूट। मतलब लॉ ये नहीं है कि आज ही बना है, लॉ पिछले कई सालों से डेवलप होता आ रहा है, जिसको कंबाइन करके स्टैट्यूट, केस, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम, कन्वेंशन में क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। समझ आ गई? By examining the sources from which we deliver our law and legal system, we gain some insight into the particular characteristic of law. The law is not a static, as circumstances, condition in the society change. Law are also changed to fit the requirement of the status. मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉ जो है ये नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, लॉ स्टैटिक नहीं है। लॉ सर्कमस्टांसिस को देख के, सिचुएशन को देख के, लोगों के रिक्वायरमेंट को देख के टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लॉ इज नॉट स्टैटिक, लॉ स्टैटिक नहीं है, लॉ रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता। कंडीशन को देख के, हैज सर्कमस्टांसिस, कंडीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से लोगों को क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। एट एनी गिवन point of time, the prevailing law of a society must be conformity with the general statement, custom, aspiration of people। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी लॉ अगर एप्लीकेबल किया जाता है
तो वो लोग उस सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, जो लोगों की आशाएं हैं, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लो सोसाइटी के तौर तरीके, सोसाइटी के रीति रिवाज, लोगों की आशाओं के, लोगों की आशाओं के अनुसार होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। क्लियर है? अब हमारे सामने आता है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अनफोल्ड वास्ट प्रोस्पेक्ट एंड हैव क्रूज न्यू एंड बिग एम्बिशन इन द ह्यूमन। Materialism and individualism are prevailing at a spread of light. These development and change have tended to transform the law patently and latently. Therefore, law has undergone a vast transformation conceptually. लेकिन आज मॉडर्न टाइम में अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे मटेरियलाइजेशन हो रहा है, इंडिविजुअलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, ऐसे ऐसे लॉ भी क्या हो रहा है, वास्ट होता जा रहा है। ऐसे ऐसे लॉ भी क्या हो रहा है, वास्ट होता जा रहा है। आगे बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ लॉ टू द सिविल सोसाइटी। रेलेवेंस ऑफ लॉ टू द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के अंदर लॉ की क्या रेलेवेंस है? भाई जो लॉ है सिविल सोसाइटी में काफी सारी लोगों के ऊपर क्या देता है, ड्यूटी देता है। न्यूमरस ड्यूटी आर कैरिड आउट बाय लॉ टू असिस्ट सिविल सोसाइटी। मतलब सिविल सोसाइटी के अंदर लोगों को हेल्प करने के लिए लॉ ने काफी सारी क्या दी है, ड्यूटीज दी है। दिस नीड टू बी डिफरेंशिएट इन प्रैक्टिस एज वेल एज थ्योरी। The failure to draw the required distinction, whether deliberate, unintentional, lead to law is restriction, distortion, suppression of civil society। ये कहना चाह रहा है कि भाई numerous duty are carried out by law to assist the civil society। मतलब लॉ अपने साथ काफी सारी ड्यूटीज को कैरी करता है ताकि लोगों को हेल्प की जाए, लोगों की मदद की जाए। समझ आ गई? दिस नीड टू बी डिफरेंशिएटेड इन प्रैक्टिस एज वेल एज थ्योरी। और इस मतलब इसको क्या करना चाहिए, थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकलिटी में अलग डिफरेंशिएट करना चाहिए। और अगर अगर इन ड्यूटीज को लॉ ने अपने साथ कैरी नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन होंगी, लॉ में रिस्ट्रिक्शन आएंगी, डिशोर्टिंग होगा और सप्रेशन ऑफ सिविल सोसाइटी होगा। इन एक्चुअली फॉर सिविल सोसाइटी टू फंक्शन इट इज फुल पोटेंशियल एंड अनेबलिंग लीगल इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी कि भाई लोग अच्छे से मिलजुल के रहें, अच्छे से काम करें, उसके लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं हुआ तो सिविल सोसाइटी जो है क्या नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी, अपने आप का अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, सोसाइटी प्रमोट नहीं हो पाएगी। बट ओनली इफ इट इज ऑल्सो सपोर्ट एंड एम्पावर ड्यू टू द फैक्ट दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट, रिस्ट्रिक्ट एंड इवन सप्रेस पीपल्स फ्रीडम, लॉ हैज अ पुअर रेपुटेशन इन मैनी सेक्टर ऑफ सिविल सोसाइटी। कि भाई अगर किसी लॉ के अंदर लोगों की फ्रीडम को, उनकी लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो वो क्या है, वो लॉ इतना पॉपुलर नहीं होता, उसको रेपुटेशन उस हिसाब की नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई कोई भी लॉ है वो सिविल सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है
ताकि सोसाइटी प्रमोट हो सके, लोगों की क्या हो, मदद हो सके, लोगों को असिस्टेंस मिल सके और लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके, लोगों की फ्रीडम प्रोटेक्ट रहे, तो उसको ध्यान में रख के कोई भी लॉ है उसको बनाया जाता है। समझ आ गई? तो जब भी लॉ बनाया जाता है सिविल सोसाइटी के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो लॉ अपने साथ कुछ ड्यूटी कैरी करता है जिससे क्या कर सके, सिविल सोसाइटी को असिस्ट कर सके। और ये ड्यूटी जो होनी चाहिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग होनी चाहिए। समझ आ गई? अगर इन ड्यूटीज को अगर इन चीज़ों को लॉ के अंदर नहीं डाला गया तो इससे क्या होगा, सप्रेशन ऑफ सिविल सोसाइटी को क्या पर चलेगा। कोई भी सोसाइटी अपनी फुल पोटेंशियल पर काम करे तो वहां पर एक लीगल एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि क्या हो सके, सिविल सोसाइटी को प्रमोट किया जा सके, डिफेंड किया जा सके। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है जूरिप्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिप्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है जूरिस और दूसरा वर्ड है प्रूडेंस। जूरिस प्रूडेंस, जूरिस का मतलब होता है लो, जूरिस का मतलब क्या होता है, लो। प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। जूरी प्रूडेंस का मतलब होता है लो की नॉलेज होना। जूरी प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, लो की नॉलेज होना। जूरिस्प्रूडेंस, जूरिप्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। जूरिप्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, जूरिप्रूडेंस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। द स्टडी ऑफ लॉ इन जूरिप्रूडेंस इज नॉट अबाउट particular statute or rule, but law in general. It is concept, it is principle, the philosophy underpinning. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जूरी प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जूरिस प्रूडेंस। जूरी प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। अब स्टडी ऑफ लॉ इन जूरी प्रूडेंस इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर स्टैट्यूट या रूल। इसका मतलब ये है कि भाई जूरी प्रूडेंस मतलब जो स्टडी ऑफ लॉ है उसका मतलब, जूरी प्रूडेंस के अंदर स्टडी ऑफ लॉ का मतलब किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट या लॉ से नहीं होता, बल्कि लॉ के जर्नल मीनिंग से, लॉ के कंसेप्ट से, लॉ के प्रिंसिपल से और जो फिलोसफीज हैं लॉ की उनसे होता है। मतलब स्टडी ऑफ लॉ का मीनिंग इन जूरी प्रूडेंस, स्टडी ऑफ लॉ का मीनिंग जूरी प्रूडेंस में किसी पर्टिकुलर, स्टडी ऑफ लॉ का मीनिंग जूरी प्रूडेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट का मतलब किसी एक्ट से या किसी रूल से नहीं है, बल्कि एक लॉ के जर्नल कंसेप्ट से है, उसके प्रिंसिपल से है, उसकी फिलोसफी से। तो स्टडी ऑफ लॉ का मीनिंग जूरिप्रूडेंस में लॉ इन जर्नल से है, लॉ के कंसेप्ट से है, लॉ के प्रिंसिपल से है, लॉ की फिलोसफी से है। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। तो जूरिप्रूडेंस क्या होता है, द नॉलेज ऑफ द जर्नल मीनिंग ऑफ लॉ, द नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लॉ, द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, द नॉलेज ऑफ द फिलोसफी ऑफ लॉ। तो ये क्या है, दिस इज ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ इज कॉल्ड जूरिप्रूडेंस। दो वर्ड से मिलकर बना है जूरिस एंड प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। क्लियर है, समझ आ गई? तो ये होता है जूरिप्रूडेंस का मीनिंग। आगे बात करते हैं।
तो जूरिप्रूडेंस के अंदर अगर मैं बात करूँ, एक सब्सटेंसिव लॉ जो होता है वो हमें बताता है, सब्सटेंसिव लॉ, यहां से बात करते हैं, सब्सटेंसिव लॉ टीच अस अबाउट our right, our duty, obligation and procedural law talk about the legal। दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंसिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंसिव लॉ होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या हमारे राइट है, क्या हमारी ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशन है। और प्रोसीजरल लॉ हमें बताते हैं लीगल प्रोसेस, कि जिनके द्वारा हम अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकें, ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके। बट जूरिप्रूडेंस वुड गो इनटू द एनालिसिस ऑफ द व्हाट राइट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन आर, हाउ एंड व्हाई डू दे अमर्ज इन द सोसाइटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉ, दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंसिव लॉ, एक होता है, हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंसिव लॉ जो होता है वो हमें बताता है कि भाई क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी ऑब्लिगेशन है, क्या हमारे राइट है। प्रोसीजरल लॉ हमें बताता है कि इन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए क्या प्रोसीजर है। और जूरिप्रूडेंस हमें बताता है कि जो हमारे ये राइट है, कि भाई हमारे जो जूरिप्रूडेंस है वो हमें बताता है कि भाई हमारे राइट, जो ये हमारे राइट है क्यों, और जो हमारी ये ड्यूटी है, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, इनका एनालिसिस करना। जो भी हमें राइट मिले हैं, ड्यूटी मिली है, ऑब्लिगेशन मिली है, इनको एनालिसिस करना, और क्यों ये सोसाइटी के अंदर एमर्ज हुई। तो इनकी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होना इनकी, वो कहलाता है जूरिप्रूडेंस। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं। जूरिप्रूडेंस ऑल्सो इम्प्रूव द यूज ऑफ लॉ by drawing upon insight from other field of study। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई आपने कंपनी लॉ की बुक उठाई, कंपनी लॉ के अंदर जो भी लिखा है, मतलब कंपनी लॉ में आप जो पढ़ोगे सारे का सारा, वो पढ़ना अलग से, एक चीज पर्टिकुलर, वो बेसिक अलग चीज है कि भाई उसमें आपको सब्सटेंसिव, प्रोसीजरल लॉ दोनों पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब एक इंडेक्स आप पढ़ते हो जिसमें आपको पता चलता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्यों हमें पढ़ना है, तो वो नॉलेज होना क्या कहलाता है? जूरिप्रूडेंस कहलाता है। अलग अलग फिलोसफर ने, अलग अलग जूरिस्ट ने लॉ की अलग अलग डेफिनेशन दी है। लॉ रिजिड नहीं है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी कस्टम्स हैं, उनके हिसाब से लॉ जो है वो चेंज होकर यहाँ पर चला रहता है। समझ आ गई? तो यहाँ पे जूरिप्रूडेंस का मतलब जो होता है स्टडी रिलेटिंग टू लॉ। समझ आ गई? तो लॉ के रिलेटेड कोई स्टडी करना, स्टडी द साइंस ऑफ लॉ, तो ये सारे का सारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जूरिप्रूडेंस। तो जूरिप्रूडेंस का मतलब होता है द नॉलेज ऑफ लॉ। इट इज नॉट अबाउट कि भाई किसी एक्ट को पढ़ना, इट इज नॉट अबाउट किसी रूल्स रेगुलेशन को स्टडी करना, इट्स ऑल अबाउट कि जर्नल मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, लॉ का कंसेप्ट क्या है, लॉ के प्रिंसिपल क्या है। समझ आ गई? तो ये क्या होता है? जूरिप्रूडेंस होकर यहाँ पर चलता है। आगे बात करते हैं स्कूल्स ऑफ लॉ। अलग अलग स्कूल ऑफ लॉ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। पढ़ते हैं नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। Natural law say that certain rights are inherent by virtue of human nature। ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे राइट होते हैं जो ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट होते हैं एंड कैन बी अंडरस्टूड यूनिवर्सली थ्रू ह्यूमन रीजन। मतलब कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ ये वो होता है कि कुछ ऐसे राइट होते हैं जो ह्यूमन को नेचुरली मिले होते हैं, उनके अंदर होते हैं,
बाय बर्थ होते हैं। द लॉ ऑफ नेचर, डिवाइन लॉ एंड द लॉ दैट एग्जिट इन all of nature is how the natural school of law is typically understood। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई द लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर होता है, जो एग्जिस्ट करता है इन ऑल ऑफ नेचर, इज हाउ द नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इज टिपिकली अंडरस्टूड। थ्रू इट वाज मेड बाय मैन, इट इज डिस्कवर्ड विया ईच पर्सन इज यूनिक पर्सनैलिटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ वो लॉ होते हैं कि जो इनहरेंट होते हैं एक पर्सन के नेचर में, जो एक पर्सन अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली अपने लिए खुद कोई लॉ बनाता है और जो हर एक पर्सन के नेचर के हिसाब से यूनिक होते हैं, दैट्स कॉल्ड नेचुरल लॉ। रिलीजियन हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट। कोई भी रिलीजन है उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर। द फंडामेंटल tenet of this philosophy is that human law can be judged for its applicability in the light of a higher moral rule। There is a notion that certain moral law cannot be violated without retaining their moral or legal status। कुछ मोरल लॉ होते हैं जो पर्सन अपने नेचर के हिसाब से बनाता है, जो उनके अंदर इनहेरेंट होते हैं, तो वो लॉ जो होते हैं उनको वोलेट नहीं किया जा सकता। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन मोरालिटी एंड द लॉ अंडर दिस थ्योरी। तो ऐसे जो लॉ होते हैं, जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ होते हैं, उनमें मोरालिटी और मोरालिटी को लेके और जो लॉ लॉ अंडर थ्योरी है उनमें एक स्पेसिफिक डिफरेंस क्या होता है। मतलब ऐसे वो जो नैतिकता के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमें ऐसे लोग जो रिलीजन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो लोग जो अपने नेचर के हिसाब से इनहेरेंट लोग होते हैं कि भाई अपनी पर्सनैलिटी, हर एक पर्सन अपनी यूनिक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली अपने लिए कोई लॉ बनाते हैं, तो वो क्या है, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है, जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रिलीजन से होते हैं। ठीक है ना। तो इस ऐसे लॉ का लिंक किससे होता है, मोरालिटी से होता है। जो लॉ अंडर थ्योरी होता है और जो लोगों की मोरालिटी होती है वो क्या होती है, आपस में लिंक होती है। और इन लॉ को चार थ्योरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली थ्योरी है एंशिएंट थ्योरी, दूसरी थ्योरी है मेडिवियल थ्योरी, तीसरी थ्योरी है रिनेसांस थ्योरी, फोर्थ थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी। एंशिएंट थ्योरी क्या कहती है, देयर आर टू ग्रुप ऑफ फिलोसफर अंडर दिस स्कूल फोल्ड मोस्ट ऑफ द एंशिएंट डेफिनेशन गिवन बाय रोमन। मतलब इसके अंदर कुछ एंशिएंट डेफिनेशन हैं जो किसने दी हैं, रोमन ने दी हैं एंड अदर जूरिस ने। अब रोमन फिलोसफर ने क्या क्या लॉ की डेफिनेशन दी है और ग्रीक फिलोसफर ने इस एंशिएंट थ्योरी के अंदर क्या क्या डेफिनेशन दी है। पहले बात करते हैं रोमन फिलोसफर की। जैसे हमने ऊपर बात की यूल्पाइन की थ्योरीज में आ गई, सिसरो की थ्योरी आ गई, जस्टिनियन डाइजेस्ट की थ्योरी आ गई, ठीक है ना। तो हिराक्यूट्स की थ्योरी। In all this definition propounded by Roman, justice is the main and guiding element of law। इन्होंने बताया गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ दूसरी थ्योरीज की, जिसमें बात आती है किसकी, कि भाई अलग अलग जूरिस ने और भी क्या की है, डेफिनेशन दी है। जैसे हिराक्लिटियस, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीक, मतलब कुछ ग्रीक फिलोसफर थे। अब ग्रीक फिलोसफर, ये वाले फिलोसफर जो है, जो ये वाले फिलोसफर हैं, ये कौन से फिलोसफर हैं, ये रोमन फिलोसफर हैं। और जो ये वाले फिलोसफर हैं ये कौन से हैं, ये ग्रीक फिलोसफर हैं। तो पहला ग्रीक फिलोसफर जो था वो था हेरा कैलिटियस, जो ग्रीक फिलोसफर था जिसने बताया गया था, ही वाज द फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर हु आइडेंटिफाइड थ्री मेन फीचर ऑफ लॉ। उसने क्या क्या किया था कि भाई जिसने लॉ के नेचर को लॉ के तीन मेन फीचर बताए थे। पहले क्या बताया था, डेस्टिनी, रीजन, ऑर्डर। डेस्टिनी, रीजन, ऑर्डर। ही स्टेटेड दैट ऑल दीज थ्री एलिमेंट आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड। मतलब ये कहना चाह रहा था कि जो पहला ग्रीक फिलोसफर था हीरा कैलिटियस, उसने लॉ के तीन मेन फीचर बताए थे। पहला डेस्टिनी, दूसरा रीजन, तीसरा ऑर्डर।
जो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। दूसरा ग्रीक फिलोसफर कौन था, सोक्रेट्स। इसने बोला था ही वॉज प्रोमिनेंट स्टोइक फिलोसफर, ही was of the view that just like normal moral law, there is also human insight. Human human side is what help a man to distinguish between good and bad. मतलब ये कहना चाह रहा है कि एज पर सोक्रेट्स, जो ये फिलोसफर थे, इन्होंने बोला कि जिस तरह से मोरल नेचुरल मोरल लॉ होते हैं, ऐसे ही ह्यूमन का एक क्या होता है, इंसाइट होता है, ह्यूमन का एक व्यू होता है, ह्यूमन का एक फिलोसफर होता है जो उसको, ह्यूमन का एक ओपिनियन होता है जो उसको हेल्प करता है एक मैन को अच्छे और बुरे में फर्क करने में। तीसरा फिलोसफर था प्लेटो। प्लेटो ने क्या बोला था, ही वॉज द डिसिप्लिन ऑफ he was the disciple of Socrates, and the theory of natural law was categorized by two main aspects, wisdom and reason. इन्होंने बताया, जो इन्होंने नेचुरल लॉ की जो थ्योरी दी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो विजडम और रीजन के ऊपर बेस्ड थी। समझ आ गई। तो ये अलग अलग क्या थे, फिलोसफर थे, जिसमें कुछ रोमन फिलोसफर थे। रोमन फिलोसफर कौन कौन थे, यूल्पाइन था, सिसरो था, जस्टिनियन डाइजेस्ट था, जिन्होंने क्या किया था, लॉ की अलग अलग थ्योरी दी थी जो हमने ऊपर बात की। और कुछ ग्रीक फिलोसफर थे जैसे हिराक्लिटस, सोक्रेट्स, प्लेटो, आर्टिस्टोल। आर्टिस्टोल ने क्या बोला था कि ही डिफाइन नेचुरल लॉ हैज अ रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो नेचुरल लॉ होता है वो रीजन होता है, कोई कारण होता है जो अफेक्ट नहीं होता डिजायर से। इनहेरेंट nature of man, human sight, and all this together shape human will and articulate the action, justice, morality at the core level. मतलब आर्टिस्टल ने लॉ की डेफिनेशन दी है जिसमें उसने बताया है कि लॉ जो होते हैं वो रीजन होते हैं जो कि अनअफेक्टेड होते हैं डिजायर से। लॉ जो होता है वो इनहेरेंट नेचर होता है किसी मैन का। लॉ जो होता है वो ह्यूमन इंसाइट है, और जो आपस में क्या करते हैं, एक ह्यूमन को शेप देते हैं। एंड विल एंड आर्टिकुलेट एक्शन, उसके एक्शन को शेप देते हैं। जस्टिस एंड मोरालिटी ऑफ कोर लेवल। तो ये अलग अलग लोगों ने नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की क्या की है, एंशियंट थ्योरी की डेफिनेशन दी है। किसकी डेफिनेशन दी है, एंशियंट थ्योरी की डेफिनेशन दी है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मेडिवियल थ्योरी। मेडिवियल थ्योरी, मेडिवियल थ्योरी क्या होती है, मेडिवियल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द theological idea, that is the God. This stage provide a divine based law. Law of nature is then law of God. मतलब मेडिवियल थ्योरी ये कहती है कि जो लॉ ऑफ नेचर होता है वो लॉ ऑफ गॉड है, भगवान के द्वारा बनाया गया कानून है। द लॉ ऑफ गॉड इज एक्चुअली द ट्रू धर्म कनेक्टेड विद द लॉ। मतलब ये कहना चाहता है कि धर्म को जब कानून के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो कौन सी थ्योरी बन जाती है, मेडिवियल थ्योरी। मेडिवियल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द थियोलॉजिकल आइडिया, द लॉ ऑफ गॉड। इसमें धर्म को कनेक्ट किया दिया जाता है लॉ से, विद दैट गॉड। लॉ इज द पार्ट ऑफ धर्म, कि भाई जो लॉ है वो धर्म का पार्ट है। द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ वेयर Thomas Aquinas, he is the major exponent of this theory. He categorized the law into four categories. मतलब इसमें जो मेन मेडिवियल थ्योरी जो दी है वो किसके द्वारा दी गई है, थॉमस एक्विनस के द्वारा, जिसमें उसने लॉ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लॉ ऑफ गॉड और लेक्स एटर्ना, लॉ ऑफ गॉड। दूसरा नेचुरल लॉ, तीसरा डिवाइन लॉ, चौथा ह्यूमन लॉ। थर्ड थ्योरी हमारे पास आती है रिनेसेंस थ्योरी। रिनेसेंस थ्योरी क्या है, द थ्योरी इज मार्क्ड बाय
रैशनलिज्म, रीजन इज द मेन फाउंडेशन ऑफ दिस थ्योरी। मतलब इस थ्योरी में जो मेन फाउंडेशन जो है वो क्या है, रीजन। इट हैज टू डिफरेंट फीचर, more secular, political, and was founded on human reason. It advocated natural right of man and the state. Major proponent of this era, या काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट थ्योरी आपकी है मॉडर्न थ्योरी। द मॉडर्न थ्योरी रिजेक्ट, मॉडर्न थ्योरी जो है वो रिजेक्ट करती है द ओल्डर थ्योरी एंड कंसेप्शंस। जो भी ओल्डर एंशियंट थ्योरी, मेडिवियल थ्योरी, और जो ये हमारी एंशियंट थ्योरी होगी, रिनेनिसेंस थ्योरी होगी, इन सभी थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी क्या करती है, रिजेक्ट करती है। कि वो थ्योरी को रिजेक्ट करती है मॉडर्न थ्योरी। समझ आ गई? दिस थ्योरी वाज रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। मॉडर्न थ्योरी जो है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, रिवाइवल है किसका, नेचुरल लॉ का। नेचुरल लॉ का क्या है, मॉडर्न थ्योरी रिवाइवल है। रिवाइवल was a reaction against the positive and historical approach, but ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि दिस मॉडर्न थ्योरी रिजेक्ट द ओल्डर थ्योरी। जो भी हमारी पुरानी थ्योरी हैं उन सभी थ्योरीज को ये थ्योरी क्या करती है, रिजेक्ट करती है। ये एक रिवाइवल थ्योरी है नेचुरल लॉ की। रिवाइवल वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट पॉजिटिव हिस्टोरिकल अप्रोच बट इन अ मॉडिफाइड माइनर। कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पॉजिटिव और हिस्टोरिकल अप्रोचेज हैं उनके अगेंस्ट क्या करना, रिएक्शन देना, बट एक मॉडिफाइड मैनर में। स्टैमलर, रॉल्फ फ्यूलर आर मेजर प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। स्टैमलर स्टेटेड दैट लॉ ऑफ नेचर मीन द जस्ट लॉ विद हार्मोनियस पर्पस इन द सोसाइटी। तो ये सारी थ्योरी क्या है, ये सब थ्योरी हमें दी गई है किसके द्वारा, अलग अलग फिलोसफर के द्वारा, अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा। चार तरह की थ्योरी हमने नेचुरल स्कूल्स ऑफ लॉ में पढ़ी, जो भी एंशियंट थ्योरी, मेडिवियल थ्योरी, रिनाइंसेंस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। जो मॉडर्न थ्योरी है वो ऊपर वाली बाकी सभी थ्योरी को क्या करती है, रिजेक्ट करती है। ये एक रिवाइवल थ्योरी है जो नेचुरल लॉ को रिवाइव करती है। ये रिवाइव वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और हिस्टोरिकल अप्रोच को रिएक्शन करती है एक मॉडिफाइड मैनर में, समझे। और इस थ्योरी को किसने दिया है, स्टैमलर ने, रोल ने, फ्यूलर ने। तीन ऐसे लोग हैं, तीन ऐसे जूरिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी को दिया है, स्टैमलर, रोल, फ्यूलर। ये क्या है, ये मेजर फाउंडर है, प्रोफाउंडर है ऑफ दिस थ्योरी। इनकी ये थ्योरी किसने दी है, स्टैमलर ने, रॉल ने, फ्यूलर ने। तो ये आपकी कौन सी थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी। तो नेचुरल स्कूल्स ऑफ लॉ के अंदर हमने चार थ्योरी की बात की। एंशियंट थ्योरी, एंशियंट थ्योरी में जिसमें रोमन फिलोसफर थे, यूल्फाइन, सिसरो, जस्टिनियन, और ग्रीक फिलोसफर थे। तो अलग अलग उन्होंने अलग अलग वो दिए। मेडिवियल थ्योरी हमने बात की, रिनाइंसेंस थ्योरी बात की, मॉडर्न थ्योरी बात की। तो ये हमारा नेचुरल स्कूल्स ऑफ लॉ हो गया। तो आज का जो ये टॉपिक है, हमने बात किया लॉ की डेफिनेशन के बारे में। हमने बात की भाई डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे क्या है। हमने बात की जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, रेलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, और हमने नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की बात की। तो यहाँ तक आप इतना पढ़ो। आगे की क्लास में हम एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ की बात करेंगे और अलग अलग फिर इसको आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।